बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। कब्जा माफिया मंशा बम के खिलाफ वसूख नोटिस की समाअत। मंशा बम को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचा दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मंशा बम को पेश करने का हुक्म दिया था। डीसी लाहौर भी अदालत पेश। सेशन जज और मुतल्लिका सिविल जज बराए ओवरसीज पाकिस्तानीज नूर मोहम्मद चैम्बर में तलब कर लिए गए, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। ये है रे पाकिस्तान की पुलिस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये सवाल पूछा गया। बरहमी का इजहार किया गया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से पंजाब पुलिस पर, और आज रात 12 बजे तक जमीन मुतल्लिका लोगों को देकर रिपोर्ट दें। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है। हमें ज्वाइन किया है मलिक अशरफ ने। मलिक अशरफ बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर डिस्ट्रिक्ट में मंशा बम के हवाले से केस की समाअत हुई है। डीआईजी ऑपरेशन वकास नज़ीर अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने जो मंशा बम से बाजियाब जो रिकवर की गई अराज़ी है उसको मुतल्लिका लोगों को ना देने पर सख्त बरहमी का इज़हार किया है, और DGLDA को हुक्म दिया है कि तमाम वाक़ज़ात किराए की ज़मीन आज रात 12 बजे तक मुतल्लिका लोगों के हवाले की जाए और कल इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। अदालती हुक्म पर इस वक्त मंशा बम अदालत में पेश हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर साले सईद पेश हो चुकी हैं और IG पंजाब भी इस वक्त अदालत में पेश हो चुके हैं, और इस केस की समाअत कुछ देर बाद दोबारा होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जब इस केस की समाअत का आगाज किया तो DIG वकास नज़ीर अदालत के रूबरू पेश हुए, और अदालत ने उन पर सख्त बरहमी का इजहार किया और करार दिया कि पुलिस जो है वो मंशा बम की क्यों पासदारी कर रही है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने यह भी रिमार्क्स दिए कि मंशा बम और बदमाशों से पुलिस गालियां भी खाती है और उनकी तरफदारी भी करती है, जिस पर DIG का यह कहना था कि वो अदालती अहकामात पर नजर उसको अमल दरामद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने DIG के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और IG को पेश होने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर इस वक्त IG अमजद सलीमी पेश हो चुके हैं। अदालत ने DIG को यह भी कहा कि आज आप इस वर्दी में वापस नहीं जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि पुलिस की कारकर्दगी बिल्कुल नाकस है और वो बदमाशों को सपोर्ट करती है। अगर ये सपोर्ट ना करें तो ये इस तरह जो मुलजमान है वो इस तरह दंदनाते ना फिरें। इस हवाले से इस केस की समाअत दोबारा होगी। इस वक्त कैमरा मैन दिखा सके तो ये इस वक्त मजीद जो है पुलिस अफसरान और दीगर जो है इस वक्त आ चुके हैं, और इस केस की समाअत दोबारा कुछ देर बाद होगी। जी ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ ही मौजूद रहिए। दूसरी जानिब आपको बताएं, इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की दुबई में जायदाद का ये मामला है और अदालत का FBR को कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। जी हाँ, आपको बताएं, आगाह किया जाए अलीमा खान को तलबी के लिए कब नोटिस भेजा जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से ऐसा पूछा गया है, जबकि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि FBR ने अब तक क्या कार्रवाई की है ये भी बताया जाए। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने तफसीली रिपोर्ट सेल बंद लिफाफे में अदालत को पेश कर दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ बताएगा, इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की दुबई में जायदाद के मामले पर आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट में आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के केस के हवाले से अस्कुद नोटिस केस की समाअत हुई है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अदालत के रूबरू पेश हुए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने उनसे इस्तफसार किया कि अलीमा खान के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात है और ये बताएं कि उनको बैरून मुल्क जो जायदाद है उस हवाले से कब उसको नोटिस भेजा गया। तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने एक सील बंद लिफाफा जो था अपनी रिपोर्ट का वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पेश किया, और उनका ये कहना था कि 8 फरवरी को अलीमा खान को नोटिस भेजा गया, लेकिन बैरून मुल्क होने की वजह से उनको नोटिस मौसूल नहीं हुआ। मजीद कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का यह भी कहना था कि अलीमा खान की जो जायदाद है उसमें एमनेस्टी स्कीम का तो उसने जाहिर किया है, लेकिन जो बैरून मुल्क जायदाद है उसकी मुकम्मल तफसीलात उन्होंने नहीं फ्राहम की, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का यह कहना था कि अलीमा खान ने बैंक से कर्जा लिया और जायदाद खरीदी। तो इसमें मजीद क्या मामलात, इसमें क्या मामला है, जिस पर जो कमिश्नर लैंड रेवेन्यू थे उनका ये कहना था कि जो बैरून मुल्क खरीदी की जायदाद है उसका जिक्र करना ज़रूरी था, जो नहीं किया गया। तो इस केस की मज़ीद समाअत जो है वो मुलतवी की गई है, और अदालत ने हुक्म दिया है कि इस हवाले से जो तफसीलात हैं उसकी मुकम्मल रिपोर्ट अदालत को फराहम की जाए। जी ठीक है, मलिक अशरफ आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।
इस मौका पर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। वो हमारे पास जो केस चल रहा है उसकी प्रोसीडिंग चल रही है। तो सर आपका केस किस हद तक है हलीमा खान के खिलाफ? यार मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता, हमारा स्पोक्समैन इसके बारे में स्टेटमेंट देगा। आई कांट। आगे बढ़ेंगे। पीकेएलआई से मुतालिक असवद नोटिस की समाअत। नैब पीकेएलआई के किसी जिम्मेदार को बाहर जाने ना दे, चीफ जस्टिस ने अहकामात जारी कर दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। ट्रांसप्लांट करवाने वाले मरीज बच्चों की ज्यादा तादाद 8 साल से कम की है, डॉक्टर हुमा अशरफ की जानिब से कहा गया है, जबकि उन्होंने मजीद कहा है कि ऑपरेशन के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो मौजूद नहीं। मजीद उनका क्या कहना था, जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। कोई आज मुल्क से बाहर ना जाए। चीफ जैसे पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने जब इस केस की समाअत का आगाज किया तो डॉक्टर हुमा अरशद ने अदालत को आगाह किया कि जो इस वक्त बच्चों की तादाद है वो ज़्यादातर जिनका ऑपरेशन हो रहे हैं वो 8 साल तक के हैं। मजीद उनका ये भी कहना था कि ऑपरेशन करने के लिए तमाम फैसिलिटी, तमाम सहूलियात मुयसर नहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है, जिस पर चीफ जैसे पाकिस्तान का ये कहना था कि अदालत को तो जो पहले डॉक्टर थे पीएलए के और डॉक्टर सईद अख्तर वो तो कहते थे कि तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, उनको भी बुलाते हैं कि वो अदालत में गलतबानी क्यों करते रहे। चीफ जैसे पाकिस्तान का ये भी कहना था कि इस वक्त 34 अरब रुपए की पीकेएलआई में इस हवाले से ऑपरेशन को करवाने के हवाले से तमाम इंतजाम को मुकम्मल करने के लिए 34 अरब रुपए की ज़रूरत है। और इस हवाले से उनका मजीद ये भी कहना था कि इस हवाले से दूसरे डॉक्टर जो हैं वो भी उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। तो उनकी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि दिसंबर के आखिर तक उनकी ख्वाहिश है कि यहाँ पे बच्चों का पहला ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कर दिया जाए। जी ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ ही रहिए। उधर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ना लगाने के खिलाफ केस की समाअत और चीफ जस्टिस ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने से मुतल्लिक हतमी प्लान भी तलब कर लिया है, जबकि 5 दिसंबर को प्लान पेश किया जाए, जरूरत पड़ी तो वज़ीर आला को भी बुलाया जाएगा। चीफ जस्टिस की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ बताएगा मजीद क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है, क्या अहकाम जारी किए गए हैं? और आज सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद पेश हुए हैं और अदालत ने उनसे इस्तफसार किया है कि दरिया रावी में आलूदा पानी फेंकने के हवाले से ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं उनको हवाले से क्या अपने इकदाम किए हैं, जिस पर अदालत को सूबाई वजीर का ये कहना था कि इस हवाले से उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है जिसका 4 दिसंबर को इजलास तलब किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहना था कि कमेटियाँ तश्कील बार बार दी जाती हैं लेकिन अमली इकदाम क्यों नहीं किए जाते, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें कमेटियों से गर्ज नहीं है, उन्हें अमली इकदाम करने की ज़रूरत है, जिस पर सूबाई वजीर का ये कहना था कि इस हवाले से 4 दिसंबर को भी इजलास तलब किया गया है और इस हवाले से मुस्बत पेशरफ्त अमल में आएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि ये इंतहाई अहम मामला है जिसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि इस हवाले से उनका जो सूबाई वजीर है उनका तो इस हवाले से तजर्बा ज़्यादा नहीं है, वो अभी इस वाले हुकूमत में है और जजेस का 21 साल का तजर्बा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि जो मौसर अमल दरामद रिपोर्ट है वो बनाई जाए और इस वाले से अदालत को आगाह किया जाए। जी ठीक है मलिक अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद केसेस के हवाले से भी तफसीलात जानेंगे। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर साइलिन की बड़ी तादाद जमा है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की खवातीन भी मुस्तकिल ना होने पर सरापा एहतजाज है। खवातीन ने बरतरफी के खिलाफ बैनर्स, प्ले कार्ड भी उठा रखे हैं। इसी हवाले से जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ बताइएगा क्या मुतालिबात है मुजाहिरीन के? सुबह से आई हुई हैं और इस हवाले से हम खवातीन से भी बात करते हैं कि खवातीन क्या कहती हैं जो सुबह से यहाँ पे आई हुई हैं। इनसे बात करते हैं, इफ्तिखार कैमरामैन अगर दिखा पाए तो इनसे हम बात करेंगे कि ये क्या कहती हैं। जी यहाँ पे हमारा जी आपका क्या मामला है? हमारा मामला है कि जो पहले हमें वो सर्विस बुकें और तनख्वाह बढ़ाने और स्केल नहीं दिया उन्होंने,
जी आपका कौन से कहाँ से मामला आपका? हम जिला जंग से आए हैं, BIU मलवाना से। हमारे बकाया जात की जो किस्त है वो हमें अभी तक कोई नहीं दी जा रही और नोटिफिकेशन जो है वो हमारा जारी अभी तक कोई नहीं किया जा रहा है। ड्यूटियाँ हमसे 24-24 घंटे लिए जा रहे हैं लेकिन हमें। ओके बीबी आप बताएं कहाँ से हैं, किस महकमे से हैं और क्या मामला है? हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारा ताल्लुक है। ये 50,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको यरगमाल बनाया हुआ है, रिटायर्ड माफिया का कब्जा है, टाइम केडर बना दिया है, सर्विस स्ट्रक्चर पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इसलिए हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करना चाह रहे हैं कि हमारे बुनियादी हकूक हम। जी आप क्या कहेंगे, आपका क्या मामला है? हमारे यही मुतालबात पूरे किए जाए। हम 25 सालों से हम हेल्थ वर्कर का काम कर रहे हैं और हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए। मैं जिला लोधरा से हूँ, मेरा नाम जी बड़ी तादाद है खवातीन की जो यहाँ पे आई हुई उनसे भी। अम्मा जी आप कहाँ से आई हैं और क्या मामला आपका? बुरे वाला से। क्या मसला है? 457 से। जी क्या मामला है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्यों आई है? ये बकाया जात लेने के लिए। आज ये रिटायर हो रही हैं और इन्हें पीछे भी एक हमारी हुई, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। आपका क्या मामला है, आप कहाँ से आई हैं? जी मैं खानेवाल से आई हूँ। हमारा सेम ही मामला है। 2012 में सर्विस हमें सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर किया था लेकिन ताहाल मुकम्मल उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो हम चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो। जी ये वो खवातीन हैं जो सुबह 7:30 बजे से यहाँ सुप्रीम कोर्ट लॉजिस्टिक के बाद यहाँ पे मौजूद हैं और उनका मुतालबा ये है कि उनके जो बकाया जात हैं वो नहीं दिए जा रहे और उनकी पेंशन जो है वो भी नहीं दी जा रही। तो इस हवाले से उनकी इस्तदा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले का नोटिस लें और उनके बकाया जात और पेंशन की अदायगी को यकीनी बनाने का हुक्म दें। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मोटरसाइकिल पर बैठे दूसरे सवार के लिए हेलमेट के कानून की पासदारी का ये मामला है। मोटरसाइकिल पर बैठे दूसरे सवार का खिलाफवर्जी पर आज चालान नहीं किया जा रहा। सीटीओ की वार्डन्स को हफ्ता और इतवार को सिर्फ वार्निंग देने की हिदायत की गई है, जबकि वार्डन्स की जानिब से शहरियों को वार्निंग देने का अमल भी जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक बताइएगा क्या अहकाम जारी किए गए हैं सीटीओ की जानिब से? हाई कोर्ट की जानिब से लाहौर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस खुसूसी तौर पे इसको अहकाम दिए गए थे कि जो 2 सीटर है मोटरसाइकिल पे दूसरा सवार है उसको भी हेलमेट पहनने की पाबंदी के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। लाहौर पुलिस की जानिब से और सीटीओ लाहौर मलिक लियाकत की जानिब से खुसूसी तौर पे 2 दिन की रिलैक्सेशन दी गई है शहरियों को कि 1 दिसंबर और उसके साथ साथ 2 दिसंबर को उनके सेकंड सीटर के चालान नहीं होंगे, उनको सिर्फ वार्निंग दी जाएगी। अभी भी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो सेकंड सीटर जिसने हेलमेट नहीं इस्तेमाल कर रहा उसको ये वार्निंग दी जा रही है और उसे कहा जा रहा है कि कल से इसके परसों से जो मंडे से उसका चालान जो है वो किया जाएगा, लिहाजा वो सेकंड सीटर जो है वो भी मोटरसाइकिल पे हेलमेट का इस्तेमाल करे। अभी भी हमें मुतअद्दिद ऐसे लोग नजर आए जिन्होंने जो मोटरसाइकिल सवार हैं उन्होंने हेलमेट तो इस्तेमाल किया लेकिन उसके साथ जो बैठी 2 सीटर है दूसरी सवारी है उसकी जानिब से अभी हेलमेट की जो हेलमेट पहनने के कानून की पासदारी नहीं की जा रही। तो इसी हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम सेक्टर्स तमाम ट्रैफिक वार्डन को ये अहकाम सीटीओ की तरफ से दिए गए थे कि 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को तमाम लोगों को ये अहकाम दिए जो वार्निंग दी जाए कि वो हेलमेट की जो उसकी इस्तेमाल करें और इस कानून की पासदारी करें, नहीं तो मंडे से उनके चालान होंगे। अभी भी सूरत ये है कि लोगों ने बड़ी तादाद ऐसी है जो एक मोटरसाइकिल के ऊपर सवार 2 अफराद हैं, उसमें से जो ड्राइवर है उसकी जानिब से हेलमेट तो इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन दूसरे की जानिब से अभी हेलमेट के वार्डन्स की जानिब से पम्पलेट्स भी तकसीम किए जा रहे हैं और कासारी के हवाले से हिदायत भी की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। दूसरी जानिब अफसरान की सुस्ती के बायस एहलकार सर्दी में ठिठुरने पर मजबूर हैं। एहलकारों को सर्दी से बचाने वाले वार्मर्स और जैकेट्स के सैंपल मुस्तरद कर दिए गए हैं। जैकेट्स के लिए 5 कंपनियों ने प्री क्वालिफिकेशन के बाद सैंपल्स भिजवाए थे। इसी हवाले से जानेंगे अली साही से। जी अली साही बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में जो सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है। पंजाब पुलिस में गुज़श्ता बरस जो है वो इनकी जैकेट तब्दील की गई थी और रवां साल 48,000 जैकेट्स खरीदी जानी थी जिनकी सैम्पलिंग जो है वो मुस्तरद हो चुकी है। अब 5 कंपनियों को दोबारा सैम्पलिंग के लिए कहा गया है। इसी तरह 1,60,000 से ज़ायद वार्मर्स खरीदे जाने थे जो कि सर्दियों में ये शर्ट के नीचे इस्तेमाल होते हैं, उनकी सैम्पलिंग भी मुस्तरद हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब पुलिस के जवान जो हैं वो रवां साल सर्दी में जैकेट और वार्मर से महरूम रहेंगे। चूँकि अभी इसका
प्री क्वालिफिकेशन का अमल है, उसके बाद इसकी टेक्निकल बिड होगी, फाइनेंशियल बिड होगी, और उसके बाद जो मुतलका कंपनी को ये टेंडर जारी करेगा और उसके बाद वो इसकी तैयारी शुरू करेगा। इसमें कम अज़ कम 4 से 5 माह जो होंगे वो दरकार होंगे। तो ये गर्मियों में जैकेट्स बनेंगी, गर्मियों में वार्मर तैयार होंगे। तो मौजूदा जो पुलिस है इसको ये नज़र आ रहा है कि उनको जैकेट्स और वार्मर्स मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे, चूँकि 5 कंपनियों की जानब से वार्मर की सैम्पलिंग की गई थी जो कि फेल हो चुकी है। SPU के वार्मर्स की सैम्पलिंग थी वो भी फेल हो गई। इसके साथ साथ जैकेट्स की जो 48,000 जैकेट्स बनवाई जानी थी उनकी सैम्पलिंग भी मुस्तरद हो चुकी है, उनसे दोबारा सैंपल मंगवाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि पंजाब पुलिस के जवानों के लिए क्या नई जैकेट्स कितनी देर तक अवेलेबल होंगी, और इसके साथ साथ क्या पिछले साल की तरह जो जैकेट तब्दील की गई थी तो पंजाब पुलिस के जवान मुख्तलिफ रंगों की जैकेट्स पहनकर आपको चलते फिरते ड्यूटी करते नजर आएंगे, या IG पंजाब मुस्तरद कर दिए गए हैं। अली साहिब, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का चौथा कॉन्वोकेशन मेहमान खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर और वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम इस मौका पर शरीक हुए। मानूर अली, महविश जिया, मलिहा नवाल भट्ट, मारिया हुसैन, मरियम समी, महक यूसुफ, मोहम्मद रिजवान सईद, मोहम्मद आदिल शहजाद, मोहम्मद हबीब मुमताज, मोहम्मद मंशा, मोहम्मद ताहिर इस्माइल, मोहम्मद वकार शफी, नीलम रफीक, डेंटल कॉलेज का चौथा कॉन्वोकेशन जारी है। कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की जा रही हैं। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे बुलेटिन में एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि नैब लाहौर ने साबिक सूबाई वजीर ज़राअत नईम खान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। जबकि आपको बताएं साबिक लीगी वजीर अपने हल्के में मुख्तलिफ मंसूबों में खोट बुर्द का इल्जाम लगाया गया है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि नैब लाहौर ने साबिक सूबाई वजीर ज़राअत नईम खान हाबा के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। साबिक लीगी वजीर अपने हल्के में मुख्तलिफ मंसूबों में खोट बुर्द का इल्जाम है। सवाल से मजीद जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, अब मुख्तलिफ महकमों को मरासलात जो हैं वो लिखे गए हैं कि जो नईम खान बाबा हैं इनके खिलाफ मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें खोट बुर्द का इंकशाफ किया गया है। तो उसी पर अब नैब लाहौर को कुछ दस्तावेज़ात जो हैं वो चाहिए। तो इस पर PND बोर्ड भी है और महकमा ज़राअत और दीगर महकमे जो है वो शामिल हैं, क्योंकि ये सूबाई वज़ीर ज़राअत थे। तो इनके हल्के में बिहाड़ी में बताया ये जा रहा है कि मुख्तलिफ डेवलपमेंट सेक्टर्स के प्रोजेक्ट जो है वो बनाए गए थे, जिसमें ज़रई शोबाजात के प्रोजेक्ट जो हैं वो भी शामिल हैं। तो उस पर अब नैब को कुछ शिकायत मसूल हैं और के खुद बुर्द का इल्ज़ाम है इन पर। तो इसी पर अब मुख्तलिफ महकमों से ये रिकॉर्ड जो है वो तलब किया गया रहा और नैब एक लीगी जो साबिक सूबाई वज़ीर ज़राअत थे नईम खान बाबा, अब उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो मज़ीद की जाएगी। लेकिन इससे पहले दस्तावेज़ात मतलूब हैं। दस्तावेज़ात में इस बात का अंदिया किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि आया उनके जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे मुकम्मल किए गए उनमें जो ठेकों की शफाफियत थी, उनके विहाड़ी के जो ज़िला है उनका
वहाँ पर उनके हलके में जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए गए, ज़िले में जो मुकम्मल किए गए, उसमें शफाफियत का अंदाज़ को जो है वो उसको चेक किया जाएगा। वहाँ पर मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए गए उन पर तमाम तर तफसीलात जब मुख्तलिफ महकमों की तरफ से सबमिट की जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया। कुछ बात करते हैं लेस्को की। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शहर में मजीद 3 डिवीजन्स और 2 सब डिवीजन्स बनाने की मंजूरी दे दी है। 1.5 लाख सारिफीन की हामिल टाउनशिप, इकबाल टाउन और फिरोजावाला डिवीजन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। इसी हवाले से जानेंगे शाहिद सिपरा से। शाहिद सिपरा बताएगा कि इन वजूहात की बुनियाद पर मजीद दफातर बनाने की मंजूरी दी गई है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से सार्फिन की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए मजीद 3 डिवीजनल दफातर बनाने का ऐलान किया गया और 2 सब डिवीजनल दफातर जो है उनकी मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से दे दी गई है। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में 5 जो नए दफातर हैं उनकी इमारत को खरीद कर ऑपरेशनल कर दिया जाएगा ताकि सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा सकें। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 3 डिवीजनल दफातर की मंजूरी दी है क्योंकि जो लेस्को की जानिब से तजावीज़ दी गई थी उसमें यह कहा गया था कि फिरोज वाला डिवीजन और इसके साथ इकबाल टाउन डिवीजन और उसके साथ जो टाउनशिप डिवीजन है इसमें कंज्यूमर्स की तादाद जो है वो तकरीबन 1.5 लाख तक पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से जो सब डिवीजनल दफातर में भी सार्फिन की तादाद जो है वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार तक हो चुकी है और एक SDO और उसके साथ जो स्टाफ है उसको उनको सहूलतें फराहम करने में काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से मंजूरी दी गई है। कोट अब्दुल मालिक जो डिवीजन बनाई जाएगी, उसके साथ जो जोहर टाउन है वहाँ पर शाहपुर जो डिवीजन है उसका नाम रखा गया। इसी तरह जो टाउनशिप में है यहाँ पर भी कोट लखपत के नाम से एक नई डिवीजन जो है वो बनाई जाएगी और जो फिरोज वाला डिवीजन है इसमें मज़ीद 2 सब डिवीजन जो है वो बनाई जाएंगी। जिसके बाद जब ये ऑपरेशनल होंगी तो सार्फिन की तादाद में कमी होगी। मज़ीद जो है 3 डिप्टी मैनेजर उसके साथ साथ 2 SDO जो हैं उनकी तैनाती अमल में लाई जाएगी और जो ऑपरेशनल करके सार्फिन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाएंगी। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा का ये भी कहना है कि लेस्को की जानिब से हमेशा ये कोशिश रही है कि सार्फिन के जो मसाइल हैं वो उनकी दहलीज पर हल किए जाएँ। तो ये डिवीजनल दफातर और सब डिवीजनल दफातर के मंजूरी लेना भी उसकी एक कड़ी है कि सार्फिन की तादाद कम। ठीक है शाहिद नदीम, बहुत शुक्रिया लेस्को के हवाले से अपडेट करने के लिए। डॉलर की ऊंची उड़ान, महंगाई का तूफान, डॉलर की कीमत में इजाफे से इंपोर्टर्स भी परेशान हो गए। डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद इंपोर्ट बिल में मजीद इजाफा होगा, इजाज तनवीर की जानिब से कहा गया है। चेयरमैन FMCG ने मजीद क्या कहा, इस हवाले से जानेंगे हसन अली से। जी हसन अली बताएगा। जी बिल्कुल, डॉलर की कीमत में जहाँ गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इजाफा हुआ उसकी वजह से जो इम्पोर्टर्स हैं वो भी तशवीश का शिकार नज़र आते हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इजाज़ तनवीर साहब जो कि पाकिस्तान FMCG इम्पोर्टर्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं। हम उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि डॉलर की कीमत में इजाफे से जो इम्पोर्ट्स हैं उस पर कितना असर जो है वो पड़ेगा। जी इजाज़ साहब ये बताइएगा कि डॉलर की कीमत में गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि अच्छा खासा एक इजाफा हुआ एक ही दिन में, तो इससे जो इम्पोर्ट्स हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा इम्पोर्ट बिल जो है वो बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट्स से, तो ये कैसे मज़ीद इम्पेक्ट करेगा इसको? देखिए, ये एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की जो रेट्स का है पिछले 1-3 महीनों के अंदर तकरीबन 40 से 45% का इजाफा हुआ है। तो ये कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी इकॉनमी के लिए। उसकी वजह ये होती है कि इम्पोर्ट जो होती हैं ये सारी चीज़ें बतदरीज चीज़ें सीधी होती हैं। इस तरह का रेट एकदम करने से बहुत सारा नुकसान होता है और लाखों लोग इससे बेरोज़गार हो सकते हैं। उसकी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जो थोड़े से सरमाए के साथ काम कर रहे हैं और इम्पोर्ट कर रहे हैं। यहाँ ये बात होती है कि जी इम्पोर्ट बंद कर दें और फौरी तौर पे ये प्रॉब्लम आ रही है पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन जब तक सब्स्टिट्यूट नहीं देंगे कंज्यूमर को, उसकी चीज़ें पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बनती नहीं हैं, तो उसके लिए नागुज़ीर है कि इम्पोर्ट की जाए और उसको किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डॉलर का इम्पेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा पूरी इकॉनमी पे। एक तरफ तो जो छोटा बिजनेसमैन है, जो छोटा इम्पोर्टर है, वो उसका बेचारे का मसला बनेगा और उसको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए और वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। दूसरी तरफ उसके साथ जो जितने भी लोग हैं वो बेरोज़गार होंगे और तीसरी तरफ कंज्यूमर के पास वो ऑप्शन मौजूद नहीं रहेगी। और इसी के साथ इसका इफ़ेक्ट फिर हमारे पास स्मगलिंग की सूरत में आएगा कि हमारा जो रेवेन्यू लीगल इम्पोर्टर्स के थ्रू आता था वो स्मगलिंग में शिफ्ट हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया।
جی جیسے کہ میرے ساتھ اجاز تنویر صاحب جو ہے موجود تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈالر کی قیمت میں اضافے سے جہاں امپورٹر افیکٹ ہوگا وہیں پہ کنزیومر بھی افیکٹ ہوگا، اور اس سے اسمگلنگ میں خاص طور پہ جو ہے وہ اضافہ ہوگا، جو لیگل ٹریڈ ایک ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی. اس لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ڈالر کی قیمت کو کم کرے، روپے کو مضبوط کرے تاکہ ملکی معیشت جو ہے وہ بہتر ہے. بہت شکریہ سنری. کچھ تعلیم کی بات کرتے ہیں. غوث الاعظم روڈ سے خبر شامل کرتے ہیں. محکمے کی نااہلی، اسپیشل ایجوکیشن پارک 3 سالوں سے خالی ہے. 3 سالوں میں پارک میں ایک بھی ایونٹ نہ کرایا جا سکا. خصوصی بچوں کے کریکولم میں ہفتے میں 3 دن پارک آنا لازمی ہوتا ہے، ماہرین کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. جبکہ کیا وجوہات ہے، جانیں گے جنید ریاض سے. جی جنید بتائیے گا. جی اس وقت ہم غوث اعظم روڈ پر واقع اسپیشل ایجوکیشن پارک میں موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر حکومت کی جانب سے کروڑوں روپے کی لاگت سے جو ہے اس پارک کو بنایا گیا، لیکن 3 سال گزر چکے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارک خالی ہے، پیچھے جھولے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر خصوصی بچوں کے جو ٹرپس ہیں وہ یہاں پر نہیں آتے، اور 3 سال ہو چکے ہیں کہ یہاں پر ایک بھی ایونٹ یہاں پر نہیں کرایا گیا. اور اسی والے سے ہم بات کریں گے. یہاں پر ہمارے ساتھ پارک کے انچارج عبدالغفار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کیا وجوہات ہیں کہ 3 سال سے یہ پارک خالی ہے اور ایک بھی ایونٹ یہاں پر نہیں ہو سکا. دیکھیں سیکورٹی ایشوز جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ملک کے، اور اس وقت کوئی بھی بندہ رسک لینے پہ تیار نہیں ہے. ایسٹر کے موقع پہ گلشن اقبال میں جو ہے نا بم دھماکہ ہوا تھا، اس سے بعد جو ہے نا سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن ڈاکٹر امرین رضا صاحبہ انہوں نے، اور فاضل چیمہ صاحب جو ایکس ڈی جی ہمارے تھے، انہوں نے یہ جو ہے نا بچوں کا جو ٹورز آتے تھے ویک میں 3 دن تو وہ بند کر دیا تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اسپیشل بچوں پہ کوئی ایسا ایشو آتا ہے نا تو ہر بندہ جو ہے نا اس کی ہمدردیاں اسپیشل بچوں کی طرف چلی جاتی ہیں. یہ بتائیں کہ اسپیشل بچوں کی تو ایکٹیویٹی کے بغیر وہ صحت مند ہی نہیں ہو سکتے، انہیں فعال جزو نہیں بنایا جا سکتا جب تک ان کو یہ ایکسرسائز نہ کروائی جائے. ہاں دیکھیں یہ ڈیف بچے ان میں اگریسو پن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرے جو ایم آر بچے ہیں ان کی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ بھی بڑی مست ضروری ہے. لیکن میری کئی دفعہ میں نے ریکویسٹ کی ہے موجودہ سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن خالد محمود صاحب سے بھی، اور جو موجودہ ایکس ڈی جی ہماری تھی میڈم افشاں، ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی. لیکن بات کی ہے کہ اصل ایشو آتا ہے سیکورٹی کا. ادھر ہمارے پاس جو ہے نا گارڈز وغیرہ نہیں ہوتے. یہ اس پارک کی جو ہے نا مینٹیننس وہ پی ایچ اے کے ذمے ہیں، ان کے گارڈ جو ہے نا وہ پی ایچ اے کے ذمے ہیں، ان کی جو گراس کی کٹائی وغیرہ مالی کا جو ہے وہ بھی پی ایچ اے کے، اس کو مینٹین کرنا وہ بھی پی ایچ اے کے ذمے. ہمیں تو وہ ایک انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور ایک نیب قاصد مجھے دیا ہوا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ ہفتے میں آتے ہی نہیں ہیں، مہینے بعد یہاں آتے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ایسا نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ کچھ پروپوگنڈا تو ہوتا ہی ہے، جب نیگیٹو ہوتے ہیں لوگ تو کسی کے خلاف پروپوگنڈا کرتے ہیں. اگر آپ ایسا کریں، آپ ایک انالیسس کر لیں، آپ میڈیا والے ہیں، آپ انالیسس کر لیں کہ ابھی یہ دیکھ لیں کہ میں ہر ویک میں سیچرڈے والے دن جو ہے نا اس پارک کو میرا لڑکا جو ہے نا فوارے کو بھی دھوتا ہے، اور اس کی جو بینچ ہے ان کو بھی دھوتا ہے، اور ڈیلی جو ہے نا ہماری جو اسٹیل کی گرل ہے نا اس کی صفائی ہوتی ہے. آپ باغ جناح والے پارک کو بھی دیکھ لیں، اس کو بھی دیکھ لیں. آپ خود انالیسس کر لیں کہ اگر ایک بندہ نہیں آتا یہاں تو وہ اس کو مینٹین کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ پھولوں کی باڑ، اس کو ایک بہت اچھے اور پازیٹیو طور پہ لوگ لیتے ہیں. جی آپ نے بات سنی، انچارج ہیں یہ اس پارک کے عبدالغفار. ان کا کہنا ہے کہ پراپر جو ہے اس پارک کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر بچے جو ہیں وہ 3 سال سے بچوں نے یہاں پر رخ نہیں کیا. اور خصوصی بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایکسرسائز کریں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہفتے میں 3 دن ضروری ہے کہ وہ پارک میں آئیں اور یہاں پر آ کر ایکسرسائز کریں. بصورت دیگر جو ان کی حالت زار ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے ان کی نشوونما نہیں ہوتی اور وہ بیماری کا شکار رہتے ہیں. اور انہوں نے یہی اپیل کی ہے سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن سے کہ یہاں پر خصوصی بچے ہیں اور تاکہ ان کی صحت جو انتظامیہ کو نوٹس ریاض بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. منصورہ سے خبر ہے جہاں پر جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس کی صدارت امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کر رہے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عثمان خان سے. عثمان خان بتائیے گا اجلاس کا حوال کیا ہے؟
جی بالکل، امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کی صدارت میں جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس عاملہ کا 2 روزہ اہم اجلاس منصورہ میں شروع ہو چکا ہے، اور آج کے اس اجلاس میں جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ، مرکزی نائب عمرا اور چاروں صوبوں کے عمرا شریک ہے، اور اجلاس 2 روز تک منصورہ میں جاری رہے گا۔ پہلے روز کی اگر ہم بات کریں تو اجلاس میں ملکی اور بین الاقوامی سیاسی اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نئی حکومت کے بعد سے پیدا ہونے والی صورتحال، عمران خان کی حکومت کے 100 روزوں پر جو ہے وہ یہاں پر غور کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اجلاس کا جو مین ایجنڈا اب تک ذرائع کے مطابق سامنے آیا ہے کہ اجلاس میں جو حکومت کی جانب سے اب تک ہونے والی مہنگائی پر جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی حکمت عملی پر غور کیا جائے گا کہ جماعت اسلامی کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی۔ آج پہلا اجلاس جو ہے وہ مغرب تک جاری رہے گا، جس کے بعد ٹاؤن ہال سے خبر شامل کریں گے۔ آذربائیجان کے پاکستان میں تعینات سفیر علی علی زادہ کی ٹاؤن ہال آمد ہوئی ہے۔ لارڈ میئر مبشر جاوید نے سفیر علی علی زادہ کا استقبال کیا ہے، جبکہ باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے۔ ملاقات میں لاہور اور باکو کو جڑوالا شہر قرار اتفاق کیا گیا ہے، جبکہ آذربائیجان پاکستان مذہبی اور ثقافتی لحاظ سے مماثلت رکھتے ہیں۔ لارڈ میئر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موقع پر مبشر جاوید نے کہا ہے کہ خوشی ہوگی کہ لاہور اور باکو کے مابین سسٹر سٹیز کا معاہدہ ہو جائے۔ دوستانہ تعلقات کو تجارت کے فروغ کے حوالے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آذربائیجان کے پاکستان میں تعینات سفیر علی علی زادہ کی ٹاؤن ہال آمد ہوئی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم بیک سپریم کورٹ سے خبر شامل کریں گے۔ قبضہ مافیا منشا بم کے خلاف اسقط نوٹس کی سماعت، منشا بم کو بیٹے سمیت ہتھکڑیاں لگا کر سپریم کورٹ پیش کر دیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے منشا بم کو فوری طور پر طلب کیا تھا، جبکہ آئی جی امجد جاوید سلیمی سپریم کو لاہور رجسٹری پیش ہو گئے۔ سی سی پی او بی اے ناصر سپریم کو لاہور رجسٹری بھی پیش ہوئے ہیں، جبکہ چیف جسٹس پاکستان نے آئی جی سی سی پی او کو بھی طلب کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلے، مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ منشا بم کو بیٹے سمیت ہتھکڑیاں لگا کر سپریم کورٹ پیش کر دیا گیا، جبکہ چیف جسٹس پاکستان نے منشا بم کو فوری طور پر طلب کیا تھا۔ آئی جی امجد جاوید سلیمی سپریم کو لاہور رجسٹری پیش ہو گئے۔ سی سی پی او بی اے ناصر سپریم کو لاہور رجسٹری پیش ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ قبضہ مافیا منشا بم کے خلاف از خود نوٹس کی سماعت ہوئی۔ منشا بم کو بیٹے سمیت ہتھکڑیاں لگا کر سپریم کورٹ پیش کر دیا گیا ہے، جبکہ چیف جسٹس پاکستان نے منشا کو فوری طور پر طلب کیا تھا۔ آئی جی امجد جاوید سلیمی سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پیش ہو گئے ہیں، جبکہ سی سی پی او بی اے ناصر سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پیش ہوئے۔ چیف جسٹس پاکستان نے آئی جی اور سی سی پی او کو بھی طلب کیا تھا۔ گجرات پولیس کے بجٹ میں بے ضابطگیوں کا معاملہ، نیب نے 9 ملزمان کو ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت پیش کر دیا۔ ملزمان نے پولیس بجٹ میں کروڑوں کی خرد برد کی ہے، پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ملزمان نے پولیس کو وردیاں نہ دی اور رقم ہڑپ کر گئے ہیں، پروسیکیوٹر کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے، جبکہ سابق ڈی پی او گجرات رائے اعجاز کا کراچی سے راہداری ریمانڈ لیا گیا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے اہم کیس کے حوالے سے۔ گجرات پولیس کے بجٹ میں بے ضابطیوں کا یہ معاملہ ہے۔ نیب نے 9 ملزمان کو ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت پیش کر دیا۔ ملزمان نے پولیس بجٹ میں کروڑوں کی خرد برد کی ہے، پروسیکیوٹر کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملزمان نے پولیس کو وردیاں دی نہ ہی رقم ہڑپ کر گئے۔ پروسیکیوٹر سابق ڈی پی او گجرات رائے اعجاز کا کراچی سے راہداری ریمانڈ بھی لیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتائیں گے گجرات پولیس کے بجٹ میں بے ضابطگیوں کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے اور نیب نے 9 ملزمان کو ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت پیش کر دیا۔ ایڈز سے بچاؤ کی آگاہی مہم چلانے کے مطالبے کی قرارداد اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے۔ قرارداد تحریک انصاف کی سمابیہ طاہر کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے۔ قرارداد کا یہ متن ہے کہ ایڈز سے بچاؤ کا عالمی دن منانے کا مقصد آگاہی دینا ہے۔ پاکستان میں 1 لاکھ، دنیا میں 3 کروڑ افراد ایڈز کا شکار ہیں۔ قرارداد میں یہ بھی بتایا گیا ہے، آپ کو بتا رہے ہیں، ایڈز سے بچاؤ کی آگاہی مہم چلانے کے مطالبے کی قرارداد ہے جو کہ پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے۔ قرارداد تحریک انصاف کی سمابیہ طاہر کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ قرارداد کا متن ہے کہ ایڈز سے بچاؤ کا عالمی دن منانے کا مقصد آگاہی دینا ہے۔ پاکستان میں 1 لاکھ اور دنیا بھر میں 3 کروڑ افراد ہیں جو کہ ایڈز کا شکار ہیں۔ ایڈز سے بچاؤ کی آگاہی مہم چلانے کے مطالبے کی قرارداد اسمبلی میں جمع کروائی گئی ہے۔ قرارداد تحریک انصاف کی سمابیہ طاہر کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے، جبکہ قرارداد کا متن یہ ہے کہ ایڈز سے بچاؤ کا عالمی دن منانے کا مقصد آگاہی دینا ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 1 لاکھ، دنیا میں 3 کروڑ افراد ایڈز کا شکار ہیں۔
آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد جمع کروائی گئی ہے۔ قرارداد تحریک انصاف کی سیمابیہ طاہر کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے۔ قرارداد کا متن ہے کہ ایڈز سے بچاؤ کا عالمی دن منانے کا مقصد آگاہی دینا ہے۔ بورڈ والا چوک سے خبر ہے جہاں پر ایف آئی اے کی حوالہ ہنڈی کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ ایف آئی اے کے مطابق قبضے سے لاکھوں مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی ہے جو کہ برآمد ہوئی۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایف آئی اے کی کارروائی کی گئی ہے، جبکہ بورڈ والا چوک ایف آئی اے نے کارروائی کے دوران حوالہ ہنڈی کے خلاف کارروائی کی، ملزم گرفتار کیا۔ اس حوالے سے اب تک کیا تفتیش کی گئی ہے، کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، جانیں گے عرفان ملک سے۔ جی عرفان ملک۔ جی ایف آئی اے لاہور کی جانب سے ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے اور اس میں حوالہ ہنڈی کا ملزم جو ہے اس کو بورڈ والا چوک سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے کو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ احکامات دیے گئے تھے کہ تمام جو صوبے ہیں اس کے اندر حوالہ ہنڈی کے خلاف جو ایف آئی اے بھرپور کارروائیاں کریں، کیونکہ اس کے ذریعے ملکی اور غیر ملکی کرنسی جو ہے اس کو غیر قانونی طور پہ بیرون ملک بھجوایا جاتا ہے، جس سے ملکی معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اسی کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے آج ایف آئی اے کی جانب سے حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والے ملزم مزمل حسین کو بورڈ والا چوک سے گرفتار کیا ہے، جس کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی گئی ہے۔ ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر خالد انیس کے مطابق ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور اس سے جو حاصل ہونے والی رسیدیں ہیں اس سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ملزم چائنا اور افغانستان میں جو عرصہ دراز سے ملکی اور غیر ملکی کرنسی کو غیر قانونی طور پر بھجوانے میں ملوث پایا گیا ہے، جس کے اوپر اس کے خلاف مقدمہ درج آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اس کارروائی سے تفصیلی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بورڈ والا چوک ہے جہاں پر ایف آئی اے کی جانب سے یہ کارروائی ہوئی ہے اور حوالہ ہنڈی کے خلاف ایف آئی اے کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے اور اس کارروائی کے دوران ملزم کو گرفتار کیا ہے، جبکہ ایف آئی اے کے مطابق قبضے سے لاکھوں مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی ہے جو کہ برآمد ہوئی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ آذربائیجان کے سفیر علی زادہ کی لاہور چیمبر آف کامرس آمد ہوئی ہے۔ صدر لاہور چیمبر الماس حیدر، سینئر نائب صدر خواجہ شہزاد ناصر اور دیگر اس موقع پر شریک تھے۔ اسی حوالے سے جانیں گے توقیر اکرم سے۔ جی توقیر اکرم۔ جی بالکل، آذربائیجان کے سفیر جو ہیں انہوں نے لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر الماس حیدر اور سینئر نائب صدر خواجہ شہزاد ناصر سمیت جو ہے وہ ایگزیکٹو ممبران کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کی تجارتی معاملات پر جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے اور اس پہ جو ہے ہمیں فروغ دینا چاہیے تاکہ دونوں ممالک جو ہیں ان کی معیشت جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو ہے اس موقع پر جو الماس حیدر لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں انہوں نے اس چیز کو کافی سراہا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ تجارتی معاملات ممالک میں بہتر ہونے سے جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کی معیشت اسٹرانگ ہوگی بلکہ دونوں ممالک کے اندر جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تاکہ وہ آئندہ روز بھی جو ہے وہ ان معاملات پر کام کریں۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ بہت ہی خوشائن گفتگو رہی ہے دونوں ممالک کے عہدیداران کے ساتھ اور ان کا کہنا تھا کہ تجارتی معاملات کو جو ہے وہ جلد سے جلد بہتر بنائیں گے تاکہ دونوں ممالک جو ہے۔ ٹھیک ہے، سوال بتا رہے تھے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے توقیر اکرم۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں گے ریلوے میں انجن کے پرزوں کی خرید و فروخت میں کروڑوں روپے خود برد کا یہ کیس سامنے آیا ہے اور سابق جی ایم سعید اختر احسن محمود کے ریفرنس کی سماعت 2 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ احتساب عدالت نے آئندہ تاریخ پر گواہوں کو طلب کر لیا، ملزمان کے خلاف نیب نے ریفرنس پیش کر رکھا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے، آپ دیکھتے رہیے City 42۔